लेकिन सर्किट के अंदर ये n जो होगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। प्रोटॉन्स कब रिप्रेजेंट करेगा वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एंड E इज द एलिमेंटरी चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। याद नहीं रखनी आपको क्योंकि ये वैल्यू एग्जाम में गिवन होती है, ठीक है। हाँ, ये आपको याद रखना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज गिवन बाय n टाइम्स E, ठीक है। तो ऊपर इस वाले फार्मूले में हम Q को इस NE से रिप्लेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाई T। सर तो ये एन में हम लोग प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी डाल के निकाल सकते हैं करंट की जी वैल्यू? बिल्कुल डाल सकते हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। लेकिन करंट और इलेक्ट्रिसिटी में जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो इसमें n जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कब होगा, आइए मैं ये भी आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सर अगर वो कैट आयन या एनायन नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, ये जो देखिए करंट जो है ना, मैंने ऊपर क्या लिखा है डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इट कुड बी एनाइन, इट कुड बी कैटाइन, ये तो सारी बातें आपको पता है। इट कुड बी नेगेटिव रेडिकल, इट कुड बी पॉजिटिव रेडिकल, ठीक है। लेकिन ये टर्म्स हम फिजिक्स में रेडिकल, ये कैटाइन एनाइन ये हम यूज नहीं करते। हम फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज यही यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो Q इज इक्वल टू एन ई है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सर आप बस एक दफा बता सकते हैं ई की जो 1.6 टाइम्स 10 पावर नेगेटिव 19 क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? ये एलिमेंट्री चार्ज है और ये मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये उसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा, और ये एग्जाम में आपको गिवन होता है। मैं इसको भी ये भी लिख देता हूँ नीचे, इट इज आल्सो and it is the minimum, it is the charge on an electron and it is the minimum value of the charge। इससे कम चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको एलिमेंट्री चार्ज कह रहे हैं। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन। आई होप कि ये बात तो आपको पता ही होगी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। सिर्फ साइन डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बता रहा था, अच्छा आप में से किसी को ये मालूम है जो गोल्ड होता है, गोल्ड जो एलिमेंट है गोल्ड, जिसको आप AU जिसका सैंबल है ऑरम, इसका प्रोटॉन नंबर है 79, ठीक है। अब मेरा सवाल सिर्फ बहुत सिंपल सा सवाल है, ये प्रोटॉन नंबर 79 का मतलब गोल्ड के न्यूक्लियस में, गोल्ड के न्यूक्लियस में देयर आर 79 प्रोटॉन्स। गोल्ड के न्यूक्लियस में देयर आर 79 प्रोटॉन्स। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द गोल्ड न्यूक्लियस? जीरो। व्हाट इज सर द जीरो, जीरो? ओके, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है। व्हाट इज द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द गोल्ड न्यूक्लियस? आप लोग एक दफा सवाल गौर से पढ़ लें क्योंकि आंसर जीरो नहीं है बेटा। मैं एटम के ऊपर चार्ज नहीं पूछ रहा,
The question is what is the total 1.6 magnitude? times 10 power minus 19 times 75. 79. 79 सॉरी, इसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. बिल्कुल सही कहा, शाबाश, वेरी गुड. तो देखिए, अब ये जो सवाल है इसमें आपको गोल्ड के न्यूक्लियस पे चार्ज का टोटल मैग्नीट्यूड बताना है. तो ये जब आपको बात पता है कि जी देयर आर 79 प्रोटॉन्स, गोल्ड के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन हैं, एक प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19. तो 79 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा? नाउ कैन यू रियलाइज this 79 is the 79 represents the number of protons. यस. और अब आप इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं. इस फॉर्मूले से Q is equal to Ne. N represents the number of protons times elementary charge या the charge on a proton. ये आपके पास, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा चार्ज का गोल्ड के न्यूक्लियस पर. ठीक है सर ये जो ऊपर फॉर्मूला में Ne/T था वो T टाइम है. जी, टी टाइम है बेटा. मैं अभी इसके भी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, इस फॉर्मूले की भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको. तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया. अब दूसरा सवाल, और ये जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये एमसीक्यूज में आते हैं इस तरह के. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल डिटरमिन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing a point in a circuit in a time of 15 seconds if the current in the circuit is 32 ampere. Let me read the question again. Determine the number of electrons passing a point in a circuit in a time of 15 seconds if the current in the circuit is 32 ampere. अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? आपको टाइम गिवन है 15 सेकेंड्स, आपको करंट गिवन है 32 एम्पियर करंट है. मालूम क्या करना है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एन मालूम करना है. अब ये एमसीक्यूज के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं, तो अब देखिए इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे. अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाय टी. ये आपको करंट दिया हुआ है, ये आपको टाइम दिया हुआ है, एन मालूम करना है. ठीक है, तो मैं पहले एन को सब्जेक्ट बना लेता हूँ. इट्स अप टू यू, पहले सब्जेक्ट बनाएं या वैल्यूज इसमें पुट कर दें, ये आपकी मर्जी है. सो एन विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय ई. करंट आपको दिया हुआ है 32, टाइम आपको दिया हुआ है 15, और जो ई है इसकी जो वैल्यू होती है ये आपको गिवन होती है लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स में. और अगर याद हो तो चले बहुत ही अच्छी बात है फिर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है इसको याद करना. आइए इसको सॉल्व कर लें. कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है.
Sir, 3 times 10 to the power 21. शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा बेटा। तो जी 3 टाइम्स 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स 15 सेकंड्स में उस पॉइंट से पास कर रहे हैं सर्किट में। ठीक है, अब देखिएगा इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और अब कैसे चेंज करूंगा। तो आई होप कि अब आपको आइडिया हो रहा है कि ये जो फार्मूला है इसको आप कैसे यूज करेंगे। अब एक और एग्जांपल लीजिए। डिटरमिन the rate of flow of electrons in a circuit if the current in the circuit is फॉर एग्जाम्पल लेट्स से चलिए 40 एम्पियर कर देते हैं। चलिए ये एक दूसरा सवाल हो गया, इसको देखिए जरा, सॉल्व करेंगे इसको। डिटरमिन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट if the current in the circuit is 40 ampere. शाबाश। Determine the rate of flow of electrons in a circuit if the current in the circuit is 40 ampere. शाबाश। सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट ही होता है, तो 40 एम्पियर। अच्छा अब देखिए बेटा, देखिए करंट की डेफिनेशन हमने ऊपर लिखी थी, अब डेफिनेशन देखें क्या है। ये जो ब्लू से लिखी हुई है, क्या ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिखा है? चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू डिफरेंट थिंग्स बेटा। सर इसका ये नहीं हो जाएगा कि आपका सर n over t is equals to I over e। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल यही होगा। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, मैं यहाँ नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, एंड ट्राई टू रियलाइज बेटा कि अभी जिन्होंने भी ये बताया है बिल्कुल सही बताया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम शायद सुबान आपने बताया। जी सर। गुड। देखो बेटा ये जो फार्मूला ऊपर लिखा है ना, ये बहुत काम का फार्मूला है ये। I इज इक्वल टू एन अपॉन टी। देखिए इसमें हमने स्मॉल एन को कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे टी टाइम, तो ये जो है ना एन अपॉन टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली में वो आपको क्या मालूम करने के लिए कह रहे हैं, वो आपको ये मालूम करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एन अपॉन टी मालूम करने के लिए कह रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन अपॉन टी, तो जी हम मालूम कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो एन अपॉन टी को अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट बना लें, जैसे अभी सुभान ने कहा था, एन अपॉन टी इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय ई। तो करंट तो हमें दिया हुआ है 40 एम्पियर, और ई की वैल्यू हमें मालूम है, गिवन होती है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है ये। 40 डिवाइडेड बाय 1.6, 25 टाइम्स 10 टू द पावर 19, तो हम इसको लिख लेते हैं 2.5
10 to the power 20। ये जी हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। और इसकी यूनिट होगी, इट हैज अ यूनिट पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये हमें ये बता रहा है कि सर्किट में एक सेकंड में 2.5 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक मैं आपको और दे रहा हूं ताकि आपको इस फॉर्मूले का भी सर पता है। ये जी सर जी ये री एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमने ये n/t वाला जो पार्ट था सर। देखो बेटा, ये जो फार्मूला है ना, ये जो ऊपर भी मैंने लिखा था I इज इक्वल टू NE/T। तो देखिए इसमें N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस फॉर्मूले में n डिवाइड बाय t, n डिवाइड बाय t, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, इसी को हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखिए राइट पे देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए कि जी करंट का एक फार्मूला NE/T भी होता है, और इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, T टाइम है, और n/T जो है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर मैं ये पूरा, इस पूरे को मैं कंसिडर करूं NE डिवाइडेड बाय T, तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा और ये करंट होगा, ठीक है। चलिए मैं अब आपको एक सवाल और इसी करंट के फॉर्मूले से, तो आप ये देख लीजिए करंट के फॉर्मूले में कितनी वेरिएशंस हैं। The current in a circuit is reduced uniformly from 800 milliampere to 400 milliampere in a time of, for example, let's say 20 seconds, ठीक है। The current in a circuit is reduced uniformly from 800 milliampere to 400 milliampere in a time of 20 seconds. Calculate the magnitude of charge calculate the magnitude of charge flowing in the circuit during 20 seconds. सवाल पढ़ लीजिए। The current in a circuit is reduced or decreased uniformly from 800 milliampere to 400 milliampere. Calculate in a time of 20 seconds. Calculate the magnitude of charge flowing in the circuit during 20 seconds. देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, या अगर आप करना चाहें तो इट्स अप टू यू।
सर ये क्या डेल्टा करंट होगा? क्या चीज बेटा? ये क्या चेंज इन करंट होगा क्या? करंट देखिए, करंट तो चेंज हो रहा है, लेकिन डेल्टा करंट नहीं है कोई चीज। ये सवाल देने का मकसद आपको ये समझाना है बेटा कि ये जो फार्मूला है ना करंट का, ये आप कब यूज करेंगे? ये आप फार्मूला यूज करेंगे व्हेन करंट इज कांस्टेंट। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला आप उस वक्त यूज करते हैं जब करंट कांस्टेंट हो। अब आप सवाल में देखें, करंट तो कांस्टेंट नहीं है, करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है 800 मिली एम्पियर से 400 मिली एम्पियर। और इस दौरान ड्यूरिंग दिस रिडक्शन इन द करंट हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब देखिए बेटा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, वो कहीं पर भी फिजिक्स में कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। और वो कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो फिर हम कैलकुलेशन के लिए उसकी एवरेज वैल्यू यूज करते हैं, एवरेज वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि सवाल में जो है वो करंट 800 मिली एम्पियर से डिक्रीज हो रहा है 400 मिली एम्पियर। एज करंट इज नॉट कांस्टेंट, सो वी विल यूज एवरेज करंट। तो अब यही फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी जो है ना, यही फार्मूला क्या बन जाएगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा? एक मिनट, जस्ट मिनट, किसी को एडमिट करना है। चलो, तो अब यही फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। आई एवरेज, एवरेज करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टी, बस इतनी सी बात है। अगर आप दोनों फार्मूलों को देखें, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी और आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो देखने में तो ये हमें एक जैसे लग रहे हैं, बट दे आर नॉट सेम। आई कांस्टेंट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई एवरेज जब करंट सर्किट में चेंज हो रहा हो तो आप उसका एवरेज वैल्यू यूज करेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन calculate, can get the average current 800 plus 400 डिवाइड बाय 2, ये एवरेज करंट आ जाएगा। टाइम आपको 20 सेकंड्स दिया हुआ है, तो चार्ज यानी हम Q कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आइए, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एवरेज करंट अगर आप अलग से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आपकी मर्जी। और मैं पहले इसमें Q को अगर सब्जेक्ट बना लूं, जो कैलकुलेट करना है उसको पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है? तो जी Q इज इक्वल टू एवरेज करंट हो जाएगा 800 प्लस 400 डिवाइड बाय 2 टाइम्स टाइम है 20। आइए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 800 प्लस 400, ये 1200 हो जाएगा। 1200 डिवाइड बाय 2 600, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 20, 12,000। चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको ओरली किया है, आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। आर वी गेटिंग 12,000 कूलम्स? अच्छा, एक चीज, एक मेरी मिस्टेक है, ठीक है? मैं वो मिस्टेक, अच्छा आप बताएं क्या मिस्टेक की है मैंने? चलें, शाबाश। सर इससे मिली एम्पेयर से एम्पेयर में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है, हमें मिली एम्पियर को एम्पियर में करना होगा, ठीक है? चलिए जी, तो आइए
इसको मैं यहाँ पर ऐसे आपको मेंशन कर देता हूँ, ये मिली एम्पियर। तो मेरी मिस्टेक ये है कि मैंने इसको मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट नहीं किया। तो 800 मिली एम्पियर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, और 400 मिली एम्पियर को भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आंसर ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। सो 1.2.6 मेरे ख्याल में 12 आएगा शायद, अब 12 आ जाएगा, ये 12 कूलम। जी सर। ठीक है बेटा, ये जी हमारा आंसर हो गया। सो सर ये हाल ही हमारे सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज़ अप्लाई होती है कि करंट जब कांस्टेंट नहीं होता तो एवरेज ले लेते हैं, या बाकी नहीं में भी किसी नहीं, होती है? काइनेमेटिक्स में अगर कोई कार मूव कर रही है और उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, तो आप उसकी एवरेज स्पीड बिल्कुल ऐसी निकालेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। तो हमने भी यहाँ यही किया है, इनिशियल करंट 800, फाइनल करंट 400, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। तो ये फिजिक्स में कहीं पर भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो आप उसकी एवरेज वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सही है सर। चलिए। अच्छा, अब जो है मैं आपको आगे, अब जरा सा हम आगे चलते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब। और मुझे नहीं मालूम कि आपने ओ लेवल्स में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, क्योंकि हमारे इसमें एएस में तो है। ठीक है, एएस में तो है। ये स्टूडेंट सारे एक साथ ज्वाइन हो जाएं तो अच्छी बात है। चलिए, सर वो मैं नहीं था, मैं ऑलरेडी इधर ही हूँ। तो कौन है फिर? चलें, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, थ्योरी की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स, इस सारे फार्मूले, ये जो करंट है, ये जो फार्मूले थे, इनकी मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स करा दी है। ठीक है, और आपको ये भी बता दिया है कि अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि द ग्रेडियंट ऑफ विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स करंट? क्या आपने ऐसा कुछ ओ लेवल्स में पढ़ा है? क्या सर, दोबारा रिपीट करिएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ग्राफ। चार्ज टाइम। चार्ज टाइम ग्राफ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलें, जिसने नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, इसको रिलेशन कहेंगे हम, इम्पोर्टेंट रिलेशन, ये याद रखिएगा। नंबर 1, द ग्रेडियंट ऑफ चार्ज अगेंस्ट टाइम ग्राफ। सर अगर कर्व बना होगा तो क्या करेंगे हम? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अभी वो भी बताऊंगा। आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बेटा। ठीक है, so the gradient of charge against time graph represents current। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट भी है। आई होप जिन्होंने ये वाली बात बताई थी ग्रेडियंट वाली, उनको ये दूसरी बात भी पता होगी। कैन यू टेल मी द एरिया अंडर विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स चार्ज? सर करंट टाइम। शाबाश, वेरी गुड। तो जी इसको भी हम लिख लेते हैं, एरिया अंडर करंट अगेंस्ट टाइम ग्राफ represents charge। ठीक है, अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज चार्ज अगेंस्ट टाइम ग्राफ। तो सर ये
करंट और टाइम का जो ग्रेडियंट है वो 1/q होएगा। करंट और टाइम का ग्रेडियंट नहीं, उसका ग्रेडियंट कुछ रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, वो नहीं। कुछ नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सही। तो अगर ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल, अच्छा, चार्ज टाइम ग्राफ, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो ग्रेडियंट है, नाउ द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ये वापस एक्सप्लेन करिएगा। ये जो चार्ज टाइम ग्राफ होता है ना बेटा, अगर ये चार्ज टाइम ग्राफ वॉट एवर इज द शेप, चार्ज टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है करंट। अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन है जैसा आपको अभी नजर आ रहा है, तो इसका भी ग्राफ का ग्रेडियंट करंट को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लें, दैट इज करंट। ठीक है और सर ये कर्व भी हो सकता है ना? जी, कर्व भी हो सकता है, मैं बना रहा हूँ अभी, मैं कर्व भी बना के दिखा रहा हूँ आपको। लेट से ये लीजिए जी, कर्व बना लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि चार्ज और टाइम जो ग्राफ है इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। चलिए जी, मैं कर्व बनाता हूँ, और कर्व देखें, कर्व की शेप कुछ भी हो सकती है। चलिए पहले मैं ये वाला कर्व बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल लेट से ये आपको कर्व वाला ग्राफ दे दिया, और वो आपसे कहता है कि जी एट दिस टाइम यूज द ग्राफ एंड डिटरमिन द करंट इन द सर्किट। इस टाइम पर व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। तो इसका तरीका ये है कि आप इस टाइम से ग्राफ के ऊपर आएंगे, ग्राफ पे मार्क लगाइए, और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, तो आप इस पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट है, थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करता हूँ जरा सही से ड्रॉ करने की। चलिए, तो ये जो टेंजेंट है आप इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, नाउ दैट वुड बी द करंट। और इसके ग्रेडियंट के लिए आप कोई एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, कोई एक पॉइंट यहाँ कहीं ले लें, इनके कोऑर्डिनेट से आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट वुड बी द करंट। ठीक है, अब कर्व की शेप कुछ भी हो, आप टेंजेंट ड्रॉ करके उस टेंजेंट का ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी द करंट एट दैट टाइम एट दैट पॉइंट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं करंट टाइम ग्राफ, उसका जो एरिया होता है दैट रिप्रेजेंट चार्ज। तो करंट टाइम ग्राफ जो है उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। चाहिए देखिए, पहले हम कुछ ये ले लेते हैं, and let's say this is current. Straight horizontal line. अब ये जो एरिया है, अब ये जो शेडेड रीजन है इसका जो एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स चार्ज, दैट इज क्यू। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जी यहाँ पे करंट आई है और यहाँ पे टाइम टी है, तो इसका जो एरिया होगा, अब चूंकि एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया, सर ये ऊपर डिफरेंशिएशन करके ग्रेडियंट निकाल सकते हैं हम कर्व के अंदर? कर्व के अंदर क्या चीज बेटा? हम डिफरेंशिएशन करके ग्रेडियंट निकाल सकते हैं? जी जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
ठीक है, जैसे आप मैथ्स में करते हैं वैसे आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये जो ग्राफ है ना, जो ब्लू से कर्व बना हुआ है, इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए ना। ओके ठीक है, सर। चलिए। अच्छा जी, तो ये एरिया आ गया आई इंटू टी। अब आप इधर देखिए जरा, ये आई इंटू टी क्या था? ये जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसमें टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आई इंटू टी चार्ज होता है। ठीक है, आई इंटू टी क्या होता है? चार्ज होता है। I into T charge, so this area represents charge। और आप देख सकते हैं इस ग्राफ में ये करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट, इसीलिए देखिए Q इज इक्वल टू आई टी आ रहा है, Q इज इक्वल टू आई टी। उमर बिन सॉली कुछ कह रहे हैं बेटा आप? चलिए, अब मैं आपको एक और करंट टाइम ग्राफ दे रहा हूँ बना के। सर वो ग्लिच हुआ हुआ है सर, वो मेरा वो क्लिक नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। अब एक और करंट टाइम ग्राफ। ये रही ओरिजिन्स, ठीक है। और ये जी इसके अंडर एरिया that represents the magnitude of charge. Let me shade the area। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया रिप्रेजेंट्स चार्ज। तो अब ये चार्ज हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइम है t और यहाँ पे करंट है I, ठीक है। नाउ द एरिया represents charge and the area is half। चूंकि शेडेड रीजन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं इसको जरा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको कुछ समझाना है। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये जो ग्राफ है करंट टाइम ग्राफ, क्या ये करंट कांस्टेंट है? नहीं सर, बढ़ रहा है। करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट जीरो से इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको ऊपर क्या बात बताई थी कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट ना हो तो उसकी एवरेज वैल्यू यूज करते हैं। अब जीरो से करंट इंक्रीज होकर आई हो गया, आई दिस वन, लेट मी शो। करंट जीरो से इंक्रीज हुआ एंड रीचेज द वैल्यू आई। आप बता सकते हैं एवरेज करंट कितना है? सर ये आई माइनस 0.2 आई थिंक। 0 प्लस आई डिवाइड अच्छा, बाय 2, हाँ 0 + आई, माय बैड। ठीक है। 0 प्लस आई डिवाइड बाय 2। कैन यू रियलाइज दिस इज द एवरेज करंट? क्योंकि जी 0 प्लस आई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर अगर आप देखा जाए तो ये आई डिवाइड बाय 2 एक्चुअली में एवरेज करंट है। तो जब करंट कांस्टेंट नहीं होता तो फिर आप उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। याद आया ये वाला सवाल? दिस वन। यही चीज है।
ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। सर जी, कर्व बोलिए। ग्राफ की एरिया बताने निकालने का बोलते हैं, करंट के कर्व वाले ग्राफ की आई और टी के। एरिया आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में तो नहीं। काइनेमेटिक्स में आपने देखा होगा वो वेलोसिटी वगैरह ग्राफ कर्व होता है, उसके अंडर एरिया निकाल लेते हैं। अगर इसमें आ भी गया तो आप नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करके निकाल सकते हैं एरिया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक ग्राफ बना के एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू सर। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, ग्राफ यहाँ एंड हो रहा है। अब इस कर्व के अंडर एरिया जो है ना, देखिए आप ये, चूंकि आपको जो ग्राफ दिया हुआ होगा, तो ग्राफ जो है जो ग्राफ है वो ग्राफ ग्रिड के ऊपर बना हुआ होगा ना, तो उसमें भी आपके पास स्क्वायर्स होंगे, बॉक्सेस बने हुए होंगे। ठीक है, तो ये वाले बॉक्सेस इस कर्व के अंदर, ये बॉक्सेस आप काउंट करेंगे जो कंप्लीट बॉक्सेस होंगे। तो लेट्स सी, आइए काउंट करके देखते हैं। जो कंप्लीट बॉक्सेस हैं मैं उनको ऐसे टिक कर रहा हूं। अब जो इनकम्प्लीट है ना, उनको हम अंदाजे से उनको ऐड करेंगे और उनको एक बॉक्स के करीब कंसीडर करेंगे। जैसे पहले तो ये काउंट कर लें ये कितने टिक्स लगे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 तो कंप्लीट स्क्वायर्स हो। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से इसमें अगर मैं ये ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये छोटा एरिया है दिस वन, ये एक बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको करना होगा। इसी तरह से इसमें जो है, अगर हम इस वाले बॉक्स में ये छोटा एरिया अगर ऐड कर लें, ये वाला, ये एक हो गया, दिस वन एंड दिस वन। अब आपका रह जाता है, इसमें अगर इसको ऐड कर ली जाए, अंदाजे से करेंगे, इसको भी मैं एक बॉक्स मान रहा हूं। और फिर उसके बाद ये वाला, इस वाले को मैं पूरा एक कंसीडर कर लेता हूँ, पूरा एक कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा सा बाहर है। फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला, ये तकरीबन 3/4 है, वो भी 3/4 है। इनको मैं 1.5 कंसीडर कर लेता हूँ, 1.5। सर तो ये ये जो आपके पास, सर्कल वाले हैं इनको जी हाफ जी, कंसिडर करेंगे? नहीं मैंने ये दो सर्किल वाले को एक कंसीडर कर लिया ना, मिलाकर कंबाइन करके। सर लेकिन बॉक्सेस तो वैसे इधर तो फिर भी भरे हैं, लेकिन पेपर के अंदर तो बहुत छोटे बॉक्सेस होते हैं सर, तो वो उधर कैसे नहीं करेंगे हम नहीं, लोग? वो स्मॉल स्क्वायर्स नहीं, वो स्मॉल स्क्वायर्स मिलकर जो एक बड़ा बॉक्स बनता है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। ठीक है, ओके। अब ये हम इसको कैलकुलेट काउंट कर लेते हैं। 18 19 20 21 22 23.5। तो जी हमने कर्व के अंडर जो बॉक्सेस हैं उनको हमने एस्टिमेट किया है कि वो 23.5। अब आप इन नंबर ऑफ बॉक्सेस को एक एक बॉक्स के एरिया से, जो ये एक बॉक्स है, इसके एरिया से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ जो वैल्यू लिखी होगी वो रीड करनी होगी, और यहाँ जो वैल्यू लिखी होगी वो रीड करनी होगी।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई आर्बिट्ररी वैल्यूज ले लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 और यहाँ लिखा हुआ है 0.5 फॉर एग्जांपल। तो इस एक बॉक्स का एरिया क्या हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये एक एस्टिमेटेड एरिया आ जाएगा। और इस तरह के सवालों में जो आंसर दिया होता है उसमें रेंज होती है, क्योंकि हम कर्व के अंडर एरिया एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, क्योंकि हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है उनको एस्टिमेट किया है कि जी अंदाजे से वो 23.5। तो इस तरह के सवाल जो होंगे उनका जो आंसर होता है उसमें रेंज दी होती है। तो अगर आपका आंसर उस रेंज में होगा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम एक ट्रायंगल बना दें इधर और जो ऊपर बाकी छोटा सा एरिया रह जाए उसके बॉक्सेस काउंट कर लें, ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगा ये? क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ऐसा नहीं है, हर एक बॉक्स गिनने के बजाय सर एक ट्रायंगल बना दें जिसका एरिया कैलकुलेट कर लें और जो ऊपर थोड़ा सा कर्व के साथ जो एरिया रह जाएगा हाइपोटेन्यूज और कर्व के जी दरमियान जी में, जी जी उसके बॉक्सेस कैलकुलेट कर लें, जी, ये ऐसे सिंपल बिल्कुल हो कर जाएगा सकते ज़्यादा। हैं। जी बिल्कुल सर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा करंट हो गया। अब करंट के बाद जो है वो बारी है पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ चलते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला जो भी है, फिर हम आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ी होगी वो ऑफ कोर्स आपने पढ़ी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज in order to move the charge between 2 points in the electric circuit। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर हम जरा सा स्लाइटली इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, लेट मी राइट इट्स डेफिनेशन। Electrical energy per unit charge converted to other form of energy when a charge moves between two points in a circuit। तो ये जी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज converted to other forms of energy when a charge moves between 2 points in a circuit। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, इट इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज मूव करता है तो उसको मूव करने के लिए जो वर्क डन होता है,
जो वर्क डन रिक्वायर्ड होता है या वर्क डन नीडेड होता है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जब बल्ब के फिलामेंट में से चार्ज पास करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब हीटिंग एलिमेंट से चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब लाउड स्पीकर से चार्ज फ्लो करता है, पास करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है सर मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब ले तो लाइट एनर्जी जो होएगी प्लस हीट एनर्जी वो मिला के पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। जी बिल्कुल, पर यूनिट चार्ज उसको डिवाइड करेंगे चार्ज से तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, सही है सर। चलिए अब मैं इसका फार्मूला डेफिनेशन से, फार्मूला वही है जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ करते हैं एएस के अंदर वो जो वर्क डन है ना, वो वर्क डन को हम जरा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जी दैट वर्क डन इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो आइए इसका फार्मूला लिख लेते हैं हम। सर क्लास कितनी देर की है? बस मैं पोटेंशियल डिफरेंस करा दूं, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज, सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? लीजिए लीजिए लीजिए, ये चलिए ठीक है। अब इसकी जो यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, वो आप सबको पता है वोल्ट है। अब वोल्ट कैसे आई यूनिट आइए वो देख लीजिए। दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है बेटा, ये वर्क डन इक्वल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म। ठीक है, तो वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स, charge is measured in coulomb and joules per coulomb is defined as volt। ठीक है, तो ये आपकी वोल्ट इज इक्वल टू जूल्स पर कूलम। ये याद होना चाहिए क्योंकि सर जी डब्ल्यू वर्क डन है। जी वर्क डन है एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स। जब वर्क डन होता है तो कोई ना कोई एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सर ये वर्क डन तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला है ना? जी ये वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, अच्छा जी। अब एग्जाम में वो आपसे ये भी पूछ सकता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आप देखिएगा। डिफाइन वोल्ट। डिफाइन वोल्ट का मतलब होता है यू हैव टू डिफाइन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो जी 1 वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? आइए देखिए, जो मैंने शेड किया हुआ है यहाँ देखिएगा जरा आप गौर से। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क या 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म in moving in moving 1 coulomb of charge between the 2 points। ठीक है, तो मैं आपको इसकी भी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस
between 2 points. When one joule of work is needed to move 1 coulomb of charge between the points. ठीक है, ये 1 वोल्ट हो गया। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख ली, फार्मूला आ गया V इज इक्वल टू W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, और हमने वोल्ट यानी 1 वोल्ट को डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, व्हाट इज meant by potential difference of $150 वोल्ट? इसका क्या मतलब होगा? What is meant by potential difference of 150 वोल्ट? यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि जी सर्किट में 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट का है, तो इसका क्या मतलब होगा? Sir, 150 volts of energy was converted into other forms. 150 Volts of energy was converted into other forms, I think. 150 वोल्ट नहीं बेटा, 150 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो 150 वोल्ट का मतलब होगा उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जब 1 कूलम का चार्ज मूव करेगा तो 150 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं। आपने सही बताया, बिल्कुल। $150 joules of electrical energy per coulomb charge is converted to other form of energy. तो सर बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से वो एनर्जी है जो वेस्ट हो जाती है चार्ज को मूव करने नहीं, वेस्ट नहीं होती, वेस्ट नहीं होती। अब बल्ब में से जब करंट पास करता है, चार्ज फ्लो करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है। वेस्ट का मतलब होता है अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो वो वेस्ट नहीं हो रही, वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सर वो अदर फॉर्म यानी यूजफुल वाली यूजफुल जो हमारे काम में आएगी या उसमें वो जी भी हो बिल्कुल, सकती है जो जी जी बिल्कुल। अगर देखिए, मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, बल्ब, जब बल्ब में से चार्ज पास करता है यानी करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट, तो आपको लाइट एनर्जी मिलती है ना, तो वो यूजफुल एनर्जी है ना बेटा। हाँ, ये जरूर है कि उसमें लाइट एनर्जी के साथ थोड़ी जो है वो हीट एनर्जी भी होती है। वो हीट एनर्जी हमारे काम की नहीं है, वो आप कह सकते हैं उस हीट एनर्जी को कि जी वो यूजफुल नहीं है। लेकिन वो इस सेंस में वेस्ट होना मतलब वो अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो जब फिलामेंट ऑफ बल्ब से जब करंट पास करता है तो लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में भी कन्वर्ट होती है, और अ स्मॉल फ्रैक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है तो सर इसके अंदर जी चार्ज जी, की भी कोई वैल्यू दी होगी ना?
1 कूलम, ये 1 कूलम है चार्ज क्या? जी 1 कूलम है, क्या 1 कूलम है। कैसे सर, मतलब कि ये देखिए 150/1 हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है। ये जब हम लिखते हैं ना, ये देखिए, ये आपने लिखा है ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब ही होता है चार्ज ऑफ 1 कूलम। आप वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं, तो वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करने का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क हो रहा है। तो सर ठीक है, इस केस 150 वोल्ट्स का मतलब है कि 150 जूल्स जो मैं लिख के इस्तेमाल हो रहे हैं। जी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये मतलब है इसका, ये मतलब है बेटा। सही ठीक है, सर, सही ठीक है, सर। चलिए चलिए चलिए। अच्छा, एक ये तो हो गया। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा है। अब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन होती है उसको हम ओहम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। वो वही है स्टेटमेंट जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है। पहले सुन लीजिए आप लोग। Ohm's law states that the current in a conductor is directly proportional to the potential difference applied between the ends of the conductor, provided that temperature of the conductor remains constant. ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूं। So जी, Ohm's law states that current in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor, provided that temperature of the conductor remains constant. ठीक है जी, ये स्टेटमेंट वही है। आपने ओ लेवल्स में आई होप कि यही स्टेटमेंट आपने भी पढ़ा होगा। इस ओम्स लॉ को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करेंगे
तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे और उस कांस्टेंट को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद आर. आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. बिल्कुल ठीक है. तो वेयर R is a constant and known as resistance of conductor. ठीक है. अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन. तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के लिए आप ये जो ओहम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर, इसमें आप R को सब्जेक्ट बना देंगे. ये आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी रेजिस्टेंस की. वैसे आप में से कोई बताना चाहेगा रेजिस्टेंस की डेफिनेशन? सर रेशियो शाबाश. वोल्टेज टू रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट. शाबाश, वेरी गुड. बिल्कुल यही डेफिनेशन है और ये यही लिखा हुआ है. ठीक है. चलिए जी, हम रेजिस्टेंस डिफाइन कर लेते हैं. सर इस केस में रेशियो बोलें या वोल्टेज पर करंट लिखें, दोनों लिख एक ही? सकते हैं, लिख सकते हैं. सही। So resistance is defined as ratio of potential difference to current. ठीक है. और ये आप सबको ही पता है कि रेजिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी है. कि यूनिट क्या होती है? ओहम। बिल्कुल सही, ओहम. Resistance is a scalar quantity and it is measured in ohm. Ohm, इसका जो सैम्बल है ना, इसका सैम्बल ये रहा. ये इसका सैम्बल है ओहम. एक्चुअली ये ग्रीक लेटर है और ये ओमेगा है, लेकिन हम इसको ओहम पढ़ रहे होते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस की यूनिट है. ठीक है. अच्छा, अब ये ओहम कैसे आई ये भी देख लीजिए. रेजिस्टेंस इज potential difference divided by current. Potential difference is measured in volt. Current is measured in ampere. This volt per ampere is defined as ohm. ठीक है. तो जो ओहम है वो यहाँ से आया है और ये आपको याद होना चाहिए. फॉर डेराइव यूनिट टू बेस यूनिट कन्वर्जन में आपको इसकी जरूरत पड़ती है. ओहम इज वोल्ट पर एम्पियर. ठीक है. अच्छा, ये अब इसमें 1 ओहम यानी जैसे हमने वोल्ट में डिफाइन किया था ना, डिफाइंड वोल्ट, ऐसे वो आपको कह सकता है डिफाइन करने के लिए डिफाइन
ओहम। अगेन डिफाइन ओहम का मतलब है यू हैव टू डिफाइन अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो जी 1 ओम की रेजिस्टेंस कब होगी ये देखिए, 1 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट 1 एम्पियर। अब इसकी डेफिनेशन जो बनेगी वो आप सुन लीजिए पहले। 1 ohm is the resistance of a conductor when current of 1 ampere is flowing through the conductor due to potential difference of 1 volt applied between the ends of the conductor। अगर आप कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसकी वजह से कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तो जी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम कहेंगे 1 ओम। ठीक है, तो ये मैं आपको लिख देता हूं। वन ओम is the resistance of a conductor when current of 1 ampere flows through the conductor due to potential difference of 1 volt applied across the conductor। ठीक है जी, ये ओम हो गया। अच्छा, आर यू फैमिलियर विद ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स? यस सर। क्या होते हैं? अच्छा पहले तो बताइए कंडक्टर क्या होता है? सर समथिंग, सर मतलब जिसके थ्रू आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी पास हो, वोल्टेज पास हो सके। चलिए विदाउट और कुछ बताइए कंडक्टर के बारे में। सर जिनका ग्राफ लीनियर रहता है, नहीं, जैसे मैं ओमिक कंडक्टर नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ कंडक्टर पूछ रहा हूँ, सिर्फ कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहते हैं? सर जो करंट को पास करने देता है। चलिए ये तो है, लेकिन कुछ और बताइए। ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई ना, ये तो आप क्लास 8 9 में आप लिख सकते हैं जिनमें कंडक्टर। फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर, ये जिनकी ये रेजिस्टेंस कम होती हो। नहीं, ये जिन्होंने अभी कहा है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सही है। तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट को कंडक्ट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट कहाँ से कंडक्ट होगा? ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर क्लास कब तक है? बस ये आखिरी है, लिख रहा हूँ, बस यहीं पर एंड हो रही है कंडक्टर्स पे। those materials which contain free electrons are called conductors।
ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा जी, कल भी मैं क्लास लूंगा और यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर तो टाइमिंग यही होगी? टाइम टाइम आप देख रहे हैं, ये टाइम सही है? नहीं सर, थोड़ा सर अर्ली करते हैं, 5-4 बजे। सर 4:45 से 5:45 तक CS की होती है और उसके बाद फिर टाइम यही वाला है और कोई टाइम नहीं। तो फिर इसी टाइम पे कर लेंगे। सर यही टाइम सही है। ठीक है, बस इसी टाइम पे कल करेंगे, ठीक है। चलें, ठीक है, सही है, ओके। तो क्लास यहाँ एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।